नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो साइंस मॉडल सेट का पहला वीडियो है। इस वीडियो में साइंस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद रखें। सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है हरित लवक और ऑप्शन डी है केंद्रक में। तो दोस्तों, जो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मृतजीवी होगा। कवक में कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि, तो मृतजीवी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़िए। ये सब देखिए प्रश्न दोस्तों आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्युत फ्यूज जो है यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस पर जब हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो पदार्थ किस पदार्थ का निर्माण करेगा, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड अम्ल या जल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण करेगा। जब हम बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से विक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण का, और इसका रासायनिक सूत्र यह होता है CaOCl2। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आप दोनों याद रखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में। ऑप्शन समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए होगा, समतल दर्पण। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध पूछा गया है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की जो संख्या है घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, कब बढ़ेगा, समांतर क्रम में संयोजित यदि प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध की जो कुल जो प्रतिरोध होता है वह बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या याद रखिएगा, ऑप्शन ए, बढ़ता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यह प्रश्न पूछेगा। ठीक है, पूछा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त जो है उसमें तीनों अंगुलियां जो है वो किसके ओर संकेत करता है। तो पहला हो गया तर्जनी। तो तर्जनी जो हो गया वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है। और हो गया मध्यमा। तो मध्यमा उंगली जो है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। अब बच गया अंगूठा। तो अंगूठा है चालक पर लगने वाले बल की ओर संकेत करता है अंगूठा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तर्जनी किसकी ओर संकेत करता है, तो चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा की ओर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तर्जनी अंगुली संकेत करता है। मध्यमा जो है यह चालक में बहने वाली धारा की ओर, और अंगूठा जो है चालक पर लगने वाली बल की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के यह तीनों अंगुलियों का याद रखिएगा कि कौन अंगुली है जो किस ओर संकेत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था तर्जनी, तो इसका हो जाएगा आंसर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका फिगर के साथ आपका डिफिनेशन लिख लिए कि यह आएगा 2 नंबर में आ सकता है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। आप किसे जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पेड़ पौधा, नीला हरित शैवाल, जंगली जानवर या फल और पत्ते। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगली जानवर को जो है हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का। बताइए कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन है 21 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े, 25 जोड़े। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, 23 जोड़े मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। इनमें से कौन सा जंतु जो है वह उभयलिंगी जंतु है? मानव, कबूतर, मेढक या केचुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केचुआ होगा। और यह भी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कौन जो है उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ है वह उभयलिंगी जंतु है। चलिए अगला बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल, क्षार, लवण। कौन सा पदार्थ जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वो क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा, क्योंकि वह क्षार है। अम्ल अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम होगा। और उदासीन रहेगा तो उदासीन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 होगा। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें इस रोग के होने की संभावना है। यदि हमारे शरीर में, ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ऑप्शन है ग्वाइटर, गलकंड, घेंघा, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी होगा। ग्वाइटर, गलगंड और हो गया ऑप्शन सी घेंघा और डी, यानी कि ये तीनों रोगों है जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने पर होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है स्व, यानी कि स्वयं जो भोजन बनाता है उस पोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, डी सभी। तो दोस्तों जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाता है उस जीव के लिए यह तीनों आवश्यक है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश, यह तीनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन, जैसे पेड़ पौधा हो गया तो वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो पेड़ पौधा के लिए यह तीनों आवश्यक है। पेड़ पौधा जो है वह स्वपोषी है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। 14 की ब्रोमीन धातु की अवस्था होती है। मैंने आपसे पूछा गया है कि ब्रोमीन जो अधातु है वह धातु किस अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन धातु जो है यह द्रव अवस्था में रहता है। देखिए धातु में हो गया जो ब्रोमीन हो गया यह द्रव अवस्था में रहता है, और सॉरी अधातु में आपका ब्रोमीन जो है यह द्रव अवस्था में रहता है, और धातु में आपसे पूछेगा तो धातु में आपका पारा जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। यह दोनों तत्व जो है यह लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा और धातु में पारा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। जिस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष है तो वह व्यक्ति इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करेंगे। ठीक है, उत्तल, अवतल, समतल या सभी। तो जिसका निकट दृष्टि रहेगा, देखिए निकट, देखिए निकट जो आपका लिखा गया है कितने अक्षर से लिखा गया है, तो 1 2 3,
तो 3 अक्षर से लिखा गया यानी निकट दृष्टि दोष है। तो 2 अक्षर वाले लेंस से इस जो 2 अक्षर वाले नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 अक्षर यानी कि निकट जो लिखा गया है या निकट 3 अक्षर के लिखा गया है, तो 4 अक्षर वाले जो लेंस होगा उस लेंस से इसका जो उपचार किया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए निकट लिखा गया है 3 अक्षर में, तो 4 अक्षर में देखिए अवतल आ रहा है, समतल को आप इग्नोर कीजिएगा। तो अवतल जो है इसका उपचार अवतल लेंस के रूप में जो है चश्मे के रूप में किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि निकट छोड़कर आपसे दूर दृष्टि पूछता तो दूर देखिए, तो दू के लिए 3, तो दू के लिए 3 क्या होगा, उत्तल होगा। यानी दूर देखिए 2 अक्षर से लिखा गया ना, तो उत्तल भी कितना अक्षर से लिखा गया, 3 अक्षर से लिखा गया है। तो 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4 होगा। तो इस तरह का ट्रिक से याद रखिएगा, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। यह दोनों क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है। तो लिटमस जो रंजक है उस बैंगनी रंग का होता है और उसको निकाला जाता है लाइकेन से। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दोस्तों हीलियम इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। परमाणु संख्या याद रहेगा तब इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, बताइए। कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। पहले आपको जानना होगा कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा नवीकरणीय ऊर्जा का। तो नवीकरणीय ऊर्जा के देखिए वे सारी ऊर्जा शामिल है नवीकरणीय ऊर्जा में, वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है। वो सभी जो ऊर्जा होगा वह नवीकरणीय ऊर्जा होगा, यानी कि जो प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ये सब जो ऊर्जा है वह नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसमें देखिए तो सौर ऊर्जा जो है यह प्रदूषण करता है, नहीं करता है। जो आपका सोलर से प्राप्त होता है ऊर्जा, यह आपका प्रदूषण नहीं करता है, तो यह हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, डिफिनेशन याद रखिएगा, पहचानने के लिए बता दिए। नवीकरणीय ऊर्जा कैसे पहचानिएगा, वैसा ऊर्जा जो प्रदूषण नहीं करेगा वो ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। पूछा गया कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत, लकड़ी, गोबर और कोयला ये सब हो गया जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है यह जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। देखिए यह भी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है उसका सेरिब्रम से होता है। किससे होता है, सेरिब्रम से होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया, सेरिब्रम। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन जो है वो संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो शहरीकरण और प्रदूषण से आपका यह 2 कारण है जिसके कारण से ये प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ए एवं बी दोनों, शहरीकरण और प्रदूषण से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए कि कौन सा यौगिक जो है जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन आपका है, इनमें से कौन सा अंग जो है वह संवेदीग्राही अंग नहीं है। तो वो दिमाग जो है यह संवेदीग्राही अंग नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर मीटर का उपयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर जो लगा होता है वो वोल्ट को बताता है। ठीक है, देखिएगा कोई भी स्टेबलाइजर वगैरह देखिएगा तो उसमें एक रहेगा एम्पियर मीटर और एक रहेगा भी से वोल्ट मीटर। तो एम्पियर मीटर जो है वह विद्युत धारा को मापता है और वोल्ट मीटर जो है यह वोल्ट को सूचित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ए मीटर होगा, एम्पियर मीटर। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में धारावाहक जो होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया कि पीतल है, तो पीतल मिश्र धातु है, किन किन धातुओं से मिलकर पीतल बना है। तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को मिलाने से किसका निर्माण होता है, तो पीतल बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मिश्र धातु। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिंगल में उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग का उपयोग खतरे के सिंगल में किया जाता है, इसलिए क्योंकि लाल रंग का अंतर्धाय जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का तरंगधाय, इसलिए इसका उपयोग खतरे के सिंगल में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि किसी लेंस के बाहरी की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, कौन लेंस होगा जिसके बाहर की ओर दो उभरे जो गोलीय पृष्ठ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के जो है बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, पहचानने के नियम भी याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को कैसे पहचानेंगे। तो वह लेंस जिसके बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होगा वह कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है आपसे पूछा गया है। तो C3H4 जो है इस हाइड्रोकार्बन का 3 आबंध है। ठीक है, किसका, C3H4 का। आप लोग कमेंट कर बताइएगा इसका रासायनिक नाम क्या है, ये सब हम पहले करवा चुके हैं दोस्तों। तो जिनको पता है C3H4 का रासायनिक नाम वो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना है। तो सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान है वो लगभग 14 के आसपास में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना है, तो 14 है। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि ये 30 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। और मैट्रिक परीक्षा 2020 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट आपके मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए जो भी तैयारी करने वाले हैं जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जाके जरूर जुड़ जाएं